चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करेंगे, यानी ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले कटीले कांटे वाले जंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थॉर्न फॉरेस्ट में जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है बच्चों, देखो कांटा मैंने आपको इसके पिछले पार्ट में बताया था कि कब बनता है, जब हम प्लांट चाहता है कि उसकी पत्ती पे जो स्टोमेटाज हैं वो कवर हो जाएं, तो पत्ती फोल्ड होकर ऐसे कांटा बना लेती है ताकि सारे के सारे स्टोमेटा कवर हो जाते हैं और जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये कब होगा, जब बारिश नहीं हो या बारिश कम हो। तो इस तरीके के फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें बच्चों अलग अलग तरीके, देखो पेड़ तो डेवलप हो नहीं पाएगा क्योंकि पेड़ के लिए बारिश चाहिए, तभी तो बार्क बनेगा ना, मतलब जो मेन उसका तना है वो मोटा तभी तो होगा जब बारिश होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरीके की ग्रासेस, श्रब्स यानी झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं। इस तरीके के जो फॉरेस्ट है वो साउथ वेस्ट पंजाब मतलब बात कर रहे हैं हम राजस्थान के बॉर्डर वाली साइड में। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर इन फॉरेस्ट की बात करें तो इन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो लीफलेस रहते हैं पूरी साल। ठीक है, पूरे साल इन पे पत्तियां नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो पत्तियां हैं बेसिकली वही तो मुड़कर उस पर स्क्रब बने हैं, मतलब वही तो बन के कांटे बने हैं, तो यहाँ पर स्क्रब वेजिटेशन रहता है, कटीली झाड़ियाँ रहती हैं। इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं, इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज अगर हम बात करें तो उसमें बबूल यानी अकेशिया मिलता है, बेर मिलता है और जंगली पाम, डेट पाम, खजूर मिलता है, खैर है, नीम है, खिजरी है, पलास है, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। टसो की ग्रास की बात करते हैं, जो सड़क के किनारे आपने देखी होगी टसो की ग्रास होती है, कटीली कटीली एकदम से, ऐसा लगता है कि अगर उसके थोड़ी गाड़ी तेज़ होगी तो हाथ पैर काट देगी। तो टसो की ग्रास होती है, उसकी हाइट 2 मीटर से भी ऊंची हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। नाम में लिखा है ना माउंटेन, मतलब माउंटेन से जुड़ी हुई। तो माउंटेनियस रीजन की बात करते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे वहाँ नेचुरल वेजिटेशन चेंज होती जाती है। मतलब नीचे फुट हिल्स की बात करेंगे, वहाँ पर हमें डेसीडस मिल जाएगा, ऊपर जाओगे तो कॉनिफेरस, उससे ऊपर जाओगे तो टुंड्रा यानी घास वगैरह मिलेगी, है ना, मॉसेस वगैरह मिलेंगे। तो इस तरीके से ऊंचाई बढ़ने से ठंड बढ़ती है और ठंड बढ़ने से वेजिटेशन चेंज होती है। माउंटेन फॉरेस्ट को 2 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, एक है हमारे नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और दूसरे है सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। अब बच्चों इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं हमारे, जो नॉर्थ की तरफ माउंटेन्स हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर वेरिएशंस थोड़े ज़्यादा आते हैं। जबकि सदर्न माउंटेन्स की बात करते हैं, वो माउंटेन्स इतने ऊंचे नहीं हैं तो वहाँ वेरिएशंस थोड़े इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो हिमालय रेंज की बात करते हैं तो हिमालय रेंज वेजिटेशन का सक्सेशन दिखाती है, यानी कैसे वेजिटेशन नीचे से ऊपर जाने पर चेंज हो रही है। यहाँ पर ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा टाइप तक की वेजिटेशन पाई जाती है अलग अलग ऊंचाइयों पर। डेसीडस जो फॉरेस्ट होते हैं वो फुट हिल्स में पाए जाते हैं हिमालयस के, है ना। इसके बाद इसके थोड़े से ऊपर चढ़ो, वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। अगर हम इससे और ऊपर जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाएंगे, हिल रेंजेस में जाएंगे, तो हिली एरियाज़ हैं जो वेस्ट बंगाल के या उत्तराखंड हो गया, हमारा उत्तरांचल हो गया, यहाँ पर जो एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज भी पाए जाते हैं। मतलब देखो ऊंचाई जैसी थोड़ी सी बड़ी, वहाँ पे बारिश अच्छी हो रही है तो वहाँ पर क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं वो भी पाए जा रहे हैं, जैसे ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, ये यहाँ प्रीडोमिनेंट है। अगर हम थोड़ा ऊंचाई और बढ़ाते हैं, है ना, अब हम 1500 से 1750 तक पे पहुंच जाए तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पर, यानी जैसे चीड़ हो गया यानी पाइन का फॉरेस्ट होगा, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, है ना। चीड़ पाइन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप है। क्यों? एक तो चिलगोज़ा मिलता है ना, ड्राई क्रॉप, वो है ड्राई फ्रूट चिलगोज़ा, बहुत महंगा होता है, 1000 रुपये 1200 रुपये किलो चलता है। दूसरा चीड़ की लकड़ी बहुत काम में आती है टिम्बर में, है ना, इससे किवाड़े, है ना, जो फर्नीचर होता है, गेट्स वगैरह होते हैं, ये सब कुछ बनता है इससे। देवदार की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसी हाइट पर देवदार का पेड़ मिलता है। अगर आप देवदार की बात करोगे तो बच्चों देवदार हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है, रिजर्व्ड है। इसको अंग्रेजों ने इतने बड़े लेवल पे काटा, इसका एक्सप्लॉयटेशन करा क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत काम की है ना, पहाड़ों पे मिलता है बहुत ज़्यादा तादाद में। अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा काट दिया कि ये ख़त्म होने की कगार पर था, इसीलिए इसको रिजर्व्ड डाला गया हिमाचल प्रदेश में। उनका ये स्टेट ट्री है, वहाँ पर अगर पेड़ काट लिया आपने तो आपको जेल होगी। इवन वो छोड़ो, आपने टूटे हुए पेड़ को की लकड़ी भी काट ली ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिना परमिशन के या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिना, तो आप समझो तब भी आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो देवदार है वो भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखने वाली एंडेमिक स्पीसी है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में उगती है। ठीक है, हिमालय रेंज की जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ उगती है। देवदार की लकड़ी काफ़ी ड्यूरेबल होती है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिनारांड हो गया, है ना, जो चिनारांड वॉलनट
है ना, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, है ना। ये भी इसी जोन में पाया जाता है। ब्लू पाइन की बात करें, नीले चीड़ की बात करते हैं, है ना, और स्प्रूस की बात करते हैं, ये 2225 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस जोन की कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब ऐसे वाले ग्रासलैंड जो कि मानसूनी टाइम पर उगते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं। इसीलिए बच्चों जो पहाड़ों पर रहने वाले वो लोग होते हैं ना, जो जानवर चराते हैं, खासतौर पर गद्दी वगैरह लोग, वो इन्हीं ग्रासलैंड्स में अपने जानवरों को चराने का काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊँचे रीजन पर जाएंगे, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वहाँ पर ये जो एल्पाइन फॉरेस्ट और पास्चर्स वहाँ पर मिलने लगेंगे। ठीक है, इन एल्पाइंस में बात करें तो सिल्वर फर हो गया, जूनिपर्स हो गए, पाइन्स हो गए, बिर्च हो गई या रोडोडेंड्रस हो गए, है ना। ये इस तरीके की स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई की बात करते हैं। ये जो पास्चर्स हैं, यानी जो घास के मैदान हैं, इनका इस्तेमाल ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटी के लिए किया जाता है, गद्दी, गुज्जर्स, बकरवाल, भूटियास के द्वारा। अभी ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है बच्चों? ट्रांस ह्यूमन्स को समझते हैं। तो ट्रांस ह्यूमन्स कैसे होता है, तो बच्चों ट्रांस ह्यूमन्स को समझते हैं। देखो ज़रा ध्यान से देखना, ट्रांसह्यूमन्स क्या है। देखो ये है हमारा माउंटेन। अभी क्या हुआ, ठंड का टाइम था, तो ठंड के टाइम में यहाँ पर थे ग्लेशियर्स। ठीक है, ग्लेशियर्स थे, तो यहाँ बर्फ़ है, तो जानवरों को यहाँ तो चराया नहीं जा सकता। तो जितने भी जो ये जानवर चराने वाले लोग हैं वो उस समय पे फुट हिल्स पर होते हैं, यहाँ पर जानवर चलाते हैं। जब गर्मी का टाइम आता है, ये ग्लेशियर पिघलती है, पानी बनता है, यहाँ पे घास उग जाती है। घास उग गई, ग्रास हो गई, तो ये क्या करते हैं, अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यहाँ जानवर चराने के लिए। यहाँ जानवर चलाए, यहाँ पर रहे, और फिर वापस जब ठंड आती है तो अपने जानवरों को लेकर वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो यही एल्टीट्यूड के अलोंग जो मूवमेंट है, गर्मियों में ऊपर जाने का और ठंडों में वापस नीचे आने का, इसी एक्टिविटी को हम ट्रांसह्यूमन्स एक्टिविटी कहते हैं। जो सदर्न स्लोप है हिमालय के, वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन कवर है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में समझाया था बेटा। कुछ इसके रीजंस हैं, देखो बेटा ज़रा ध्यान से देखना। ये हमारा हिमालय हो गया, ठीक है, ये हमारा हिमालय रेंज हो गई, ये इसकी साउदर्न स्लोप, उस तरफ हमारी नॉर्दर्न स्लोप। तो ये जो साउदर्न स्लोप है, यहाँ पर हमारी मानसून विंड्स आ रही हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलोंग है, यानी यहाँ पर जो सन है वो फेस कर रहा है, इसकी तरफ धूप आ रही है, इस वजह से। और यहाँ पर हमारी रिवर्स भी अवेलेबल है, पेरिनियल रिवर्स अवेलेबल है, तो इसलिए इस वाले स्लोप पर, साउदर्न स्लोप पर वेजिटेशन ज़्यादा है। जबकि नॉर्दर्न स्लोप की बात करें, वहाँ धूप नहीं पहुँचती, वहाँ पर मानसून विंड्स नहीं पहुँचती, वहाँ पर आर्कटिक की तरफ से आने वाली साइबेरियन हवाएँ, है ना, वो इस पोर्शन को ठंडा रखती हैं, जिस वजह से उस जगह पर मैं बात करूँ खेती नहीं होती है, वेजिटेशन नहीं पाया जाता, है ना। तो जो हमारा सदर्न स्लोप है इसका, हिमालय का, उस पर थिकर वेजिटेशन है इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न स्लोप, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं, इसका रीज़न है यहाँ बारिश वगैरह ज़्यादा होना, धूप का आना, है ना, बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम और ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे पहाड़ों के, तो वहाँ पर हमें मॉसेस मिलेंगे और लाइकन्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स ना एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशन है फंजाई और एल्गी के बीच में। ठीक है, देखो एल्गी अपना खाना खुद बना सकती है, लेकिन ये मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। यहाँ पर फंगाई खाना नहीं बना सकती, फंजाई यहाँ पर, तो ये क्या करती है, एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर एक साथ रहते हैं और लाइकन्स बनाते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशन है दोनों का, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉसेस और लाइकन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जिन्हें हम टुंड्रा टाइप वेजिटेशन कहते हैं। टुंड्रा मतलब बहुत ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली वेजिटेशन। तो यहाँ पेड़ वगैरह नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूँ। जब भी आप कभी हिली एरिया पर जाओगे तो आप देखोगे, दूर से अगर पहाड़ को देखोगे, मान के चलो ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है, तो इस पहाड़ पर मान के चलो यहाँ पर हमारी ग्रीन वेजिटेशन ख़त्म हो रही है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन लाइन। मान के चलो यहाँ से हमारी बर्फ़ की शुरुआत हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाइट लाइन। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखिएगा। अगर हम सदर्न माउंटेन्स की बात करें, जहाँ पर इतनी ऊंचाई नहीं होती है ना, जहाँ पर ऐसे ग्लेशियर्स इतने नहीं होते, तो सदर्न माउंटेन्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो 3 डिस्टिंक्ट एरिया में पाए जा रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया में। एक है वेस्टर्न घाट पर, जो कि हमारा ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया यहाँ पर, वेस्टर्न घाट पे। दूसरा हो गई विंध्या रेंज, जो कि मध्य प्रदेश की यहाँ पे विंध्या रेंज है, जिसके आगे नर्मदा निकल रही है ना, अमरकंटक से। तीसरी हो गई नीलगिरीज, यहाँ पर नीलगिरीज, जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों आकर मिलते हैं, यहाँ पर पाई जाती है। बेटा ये जो पेनिनसुला है ये इक्वेटर के पास में है ना, तो इक्वेटर के पास होने की वजह से या समुद्र से सिर्फ 1500 मीटर की ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है उसमें इतने ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते। यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बेसिकली टेम्परेट होती है। अगर हम ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे और नीचे रहेंगे तो वो सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल तरीके की होती है।
है ना, वेस्टर्न घाट पे, स्पेशली अगर हम केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में बात करें, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करते हैं तो टेम्परेट फॉरेस्ट को नीलगिरीज पे शोला के नाम से जानते हैं, ठीक है, शोला याद रखिएगा। अन्नामलाई और पलानी हिल्स यहीं पर हैं, तो यहाँ पे इन्हें शोला के नाम से जानते हैं। इस यहाँ पे जो उगने वाली कुछ ट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, उसमें बात करें तो मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना, वॉटल, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं वो सतपुड़ा और मैकाल रेंज पर भी पाए जाते हैं, ये भी हमारी सेंट्रल इंडिया में है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट। बच्चों अब इसकी बात करते हैं दलदली रीजन वाले, ठीक है, दलदली रीजन वाले जंगल देखते हैं अब हम। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में जो वेटलैंड हैबिटेट्स हैं, यानी जो दलदल वाले हैबिटेट्स हैं, वो बहुत ही रिच है, ठीक है। आप लोगों को बच्चों बस मुझे एक चीज़ बताना है, रामसर कन्वेंशन क्या है, ठीक है। इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिख के मुझे सेंड करना है, आप बताएंगे रामसर कन्वेंशन क्या है। 70% अगर हम बात करें तो हमारी जो पैडी कल्टीवेशन है, ठीक है, मतलब ये जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स के 70% हिस्से पे अब पैडी करी जाती है, यानी चावल उगाया जाता है। क्यों? वेटलैंड है, पानी ज़्यादा है, नमी बहुत है मिट्टी में, इसलिए चावल आसानी से उगाया जा सकता है। तो 70% हमारा जो वेटलैंड एरिया है वहाँ पे पैडी कल्टीवेशन किया जाता है। जो टोटल एरिया है हमारे यहाँ वेटलैंड का वो 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स का है, बहुत बड़ा एरिया है। इसमें अगर हम दो जगहों की बात करें, दो साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, है ना, जो वाटरफॉल हैबिटेट्स हैं जिन्हें उसमें रखा गया। एक तो देखो बच्चों चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, दूसरा केवलादेव, केवलादेव नहीं पढ़ते, केवलादेव, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क है जो कि भरतपुर में राजस्थान में है। बच्चों केवलादेव में एक पक्षी आता है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसको रिजर्व रखा गया, वो इंडिया का नहीं है, बाहर का है। आपको पता करके बताना है कौन सा है, ठीक है, नाम बताना है आपको। ये प्रोटेक्टेड है वाटरफॉल हैबिटेट के रूप में, जो कि कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर कन्वेंशन हुआ था एक, उसके अंडर में वेटलैंड को कंजर्व करने की बात करी गई थी। तो उसके अंडर इसी रामसर कन्वेंशन के तहत ही इनको क्या करा गया, चिल्का लेक को और केवलादेव को रिजर्व रखा गया, ठीक है। आपको ये बताना है मुझे रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कंपटीशन के लिए। आप मान के चलो IAS और PCS का अगर आप फेस करने वाले हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें हमारी कंट्री के जो वेटलैंड हैं उन्हें 8 कैटेगरी में ग्रुप किया गया, ठीक है, 8 कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डेक्कन प्लेट्यू के जो रिजर्वायर्स हैं, है ना, जिनमें लगून्स भी आते हैं और दूसरे वेटलैंड्स रीजन भी आते हैं वेस्टर्न कोस्ट के, वो है, ठीक है। तो पहला हमारा डेक्कन प्लेट्यू के वेटलैंड्स हो गए। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो गुजरात, राजस्थान और गल्फ ऑफ कच्छ का जो वो है रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर जो पानी भर जाता है तो वो सलाइन हो जाता है, क्योंकि नमक, पानी जो रेते का नमक है वो पानी में घुल जाता है। तो यहाँ की जो सलाइन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, कहाँ के, रेगिस्तानी एरिया की, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी चले जाते हैं इन्हीं गुजरात और राजस्थान रीजन में, बेटा सलाइन है तो फ्रेश वाटर लेक्स भी तो हैं, तो फ्रेश वाटर लेक्स की बात करते हैं और रिजर्वायर की बात करते हैं जो गुजरात और राजस्थान में आ गए, जिसमें केवलादेव नेशनल पार्क भी इसी में आता है, ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात का। तो हमने 3 जाने, सबसे पहले हमने जाना हमारे वेस्टर्न घाट वाले जो वेस्टर्न कोस्ट पर है वेटलैंड्स, दूसरा जाना हमने रेगिस्तान वाले सलाइन, तीसरा हमने जाना रेगिस्तान वाले फ्रेश वाटर। अगर हम बात करते हैं फोर्थ, तो फोर्थ में अब वेस्टर्न कोस्ट देख ले तो ईस्टर्न कोस्ट देख लो, तो ईस्टर्न कोस्ट के जो वेटलैंड और लगून्स हैं वो गए फोर्थ पर। फिफ्थ पर चले जाओ तो अब बेटा हमारी फिफ्थ में इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है गंगा, तो गंगा पर आ जाओ, गंगा के फ्रेश वाटर मार्शेस, गंगा के प्लेन्स में, ठीक है। अब इसके बाद गंगा के बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया के लिए वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। तो फिर ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स पे चले जाओ, है ना। ब्रह्मपुत्र में जो मार्शेज हैं, जो स्वयं हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं हिमालय के फुटहिल्स में, ब्रह्मपुत्र के अलॉन्ग, वो हमारे हो गए, ठीक है। फिर से रिवाइज कराता हूँ, 6 ज़रा ध्यान देना। वेस्टर्न घाट के लगून्स, ईस्टर्न घाट के लगून्स, रेगिस्तान की सलाइन लेक्स, रेगिस्तान की फ्रेश वाटर लेक्स। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र के रीजन में स्वैम्प्स और गंगा के जो स्वैम्प्स हैं, ठीक है, गंगा के गंगेटिक प्लेन्स के जो स्वैम्प्स हैं। तो ऐसे करके 6 आपको याद हो गए। अब 7th की बात करते हैं, तो 7th में बच्चों अब हमारे यहाँ क्या बचा, हमारे यहाँ 2 चीज़ें बची। एक तो बचे डेल्टा आइलैंड्स, है ना, आइलैंड्स और डेल्टा पे मैनग्रोव, और दूसरी बची हमारी जो पहाड़ों पर, है ना, खासतौर पे कश्मीर और लद्दाख बहुत ऊंचे पे। तो कश्मीर और लद्दाख वाली जो लेक्स और रिवर्स हो गई, ये हो गया 7th, और 8th में आ गए हमारे जो आइलैंड है या हमारे जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो हमारे 8th में आ गए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 8 कैटेगरी में वेटलैंड्स को बांटा गया है। मैनग्रोव्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। मैनग्रोव्स क्या है, मैनग्रोव्स उस वेजिटेशन को बोलते हैं जो कि समुद्र में ऐसी जगह पर उगती है जहाँ पे रूट्स, जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं, तो एरियल रूट्स बाहर निकल आती हैं, वो मैनग्रोव कहलाते हैं। यहाँ पे टाइडल क्रीक, मड फ्लैट्स और एस्चुरीज वगैरह बनती हैं।
बेटा जो मैंग्रोव्स होती हैं इसमें कई ऐसी स्पीसीज़ आती हैं जो कि सॉल्ट के लिए टॉलरेंट है। देखो अगर आप पेड़ को नमक के पानी में डुबा के रखोगे ना, वो कभी ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा। लेकिन कई ऐसी स्पीसीज़ हैं खासतौर पर मैंग्रोव्स की, जैसे सुंदरी वगैरह हो गई, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सुंदरी हो गई, तो ये सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज़ हैं। ये क्रिस क्रॉस्ड हैं, यानी जिगजैग शेप की हैं, क्रीक्स और स्टेगनेंट वाटर के द्वारा और टाइडल फ्लोज के द्वारा। मतलब जहाँ पे टाइडल फ्लो आता रहता है, पानी भर जाता है ना, इसलिए जिगजैग शेप की होती हैं इस तरीके से। आप इसमें अंदर घुस भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। बंगाल टाइगर यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है, सुंदरबन में, याद रखिएगा। यहाँ पर कई अलग अलग वैरायटी की जो वर्ड्स हैं उनके लिए हैबिटेट का काम करते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो 6740 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो कि वर्ल्ड मैंग्रोव का 7%, यानी दुनिया में जितने मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उसका 7% इंडिया में है। अगर हम इंडिया के मैंग्रोव की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, खासतौर पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में और सुंदरबन डेल्टा में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसकी दूसरी अगर इंपॉर्टेंस देखें तो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा के जो डेल्टा है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये भी काफ़ी खतरे में, इनको भी काफ़ी ज़्यादा काटा गया, इसीलिए इन्हें भी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।